स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को जारी रखते हुए आज हम लोग करने वाले हैं कॉकरोच। और क्लास शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक डेस्टिनी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी। मैं हूँ आपका मेंटर आर.के. सर। क्लास शुरू करते हैं। लेसन को शुरू करने के पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। पहले कि ये सीबीएसई जो एनसीईआरटी बुक है आपका न्यू जो पब्लिश्ड है, जो रैशनलाइज बुक है, उसमें आपको कॉकरोच नहीं मिले क्योंकि नए सिलेबस से निकल गया है कॉकरोच। सेकेंड बात कि अगर एनटीए के जब वेबसाइट में जाइएगा और नीट का सिलेबस देखिएगा, वहाँ पर भी कॉकरोच मेंशन नहीं है, फॉग इंसेक्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि क्या फ्रॉग को इंसेक्ट कहा जा रहा है। तो फिर कुछ क्वेश्चंस किए गए फिर इस सेक्शन में, तो पता चला कि नहीं, कॉकरोच जो है आपका नीट के एग्जाम के लिए इंक्लूडेड सिलेबस में है, इसलिए ये चीज़ जो है आपको न्यू बुक में नहीं मिलेगा। तो इस लेसन को अच्छी तरह से देखिएगा ताकि डिटेल्स आपको मैं बता रहा हूँ पुराने सिलेबस से के बुक में जो चीज़ें हैं उसमें से सभी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। तो अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखते हो तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और प्लस मैंने कोशिश किया कि जितने सारे PYQs हैं वो भी मैं सॉल्व किया हूँ ताकि आपको यहाँ पर करूँगा जो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छी तरह से कॉकरोच का सेक्शन समझ पाए और कर पाए। तो चलते हैं कॉकरोच के बारे में देखते हैं। तो हम लोग कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है और क्लास उसका क्या होगा? इंसेक्टा। तो कॉकरोच का फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा माने जानते जॉइंटेड लेग्स वाले जो फाइलम है उसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। और उसमें जो क्लास है वो इंसेक्टा है। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होते हैं ये लोग। तो ये नॉक्टोरल होते हैं। नॉक्टोरल माने रात की तरफ। ये ओमनीवोरस माने ये लोग कहने मतलब फ्लैश भी खाते हैं और वेजिटेबल भी खाते हैं। कहने मतलब कि ये वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन, दोनों मिक्सड है ये लोग। तो ओमनीवोरस कहते हैं। इंसान खुद एक ओमनीवोरस एनिमल है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? तो डैम्प प्लेसेस और घरों में रहते हैं। और इसलिए ये घरों में रहने के चलते सीरियस पेस्ट बन जाते हैं एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज। मान लीजिए आप खाना खोल छोड़ देते हो भूल से, तो ये कॉकरोच चला आता है और उसमें उसके पैर में, उसके शरीर में बहुत सारे ये हो सकते हैं, इंसेक्ट्स मैंने जर्म्स हो सकते हैं जो उस खाने पे ड्रॉप कर देंगे वो लोग, और इससे सब बीमार पड़ सकते हैं। इस तरह से ये लोग वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीज बनते हैं। इनका कलर जनरली क्या होता है? ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होता है। और लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा गया कि ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के भी देखने को मिलते हैं ये लोग। तो ये स्पेशल केसेस हैं कि ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के। ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है? ट्रॉपिकल रीजन्स यानी कि इक्वेटर के दोनों तरफ जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच के इलाके को हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिक रीजन्स कहते हैं। वहाँ पे माने हम ही लोग के इलाके में कह सकते हैं। इंडिया भी का मैक्सिमम पार्ट जो है ट्रॉपिक्स के भीतर पड़ता है। नॉर्थ इंडिया, आप साउथ इंडिया का पूरा सेक्शन तो ट्रॉपिक्स में पड़ता है। तो ये ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के वहाँ पाए जाते हैं। जनरली जो होता है हम देखते हैं ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होते हैं। मॉर्फोलॉजी देखते हैं आप इसकी। देखिए हम पढ़ने वाले हैं किसको? तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना पढ़ने वाले हैं। ये अमेरिकन कॉकरोच को हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? अमेरिकन। तो ये क्या है? ये पेरीप्लैनेटा जो है ये इसका जीनस नेम है, और अमेरिकाना जो है, अमेरिकाना जो इसका क्या है? स्पीशीज नेम है। तो ये अमेरिकन हम लोग कॉकरोच को पढ़ने वाले हैं। ऐसे जनरली देखा जाए तो इसके 1/4 इंच से 3 इंच तक यानी कि 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के रेंज में पाया जाता है। लेकिन अगर अमेरिकन कॉकरोच जो है, अमेरिकाना जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, वो आप कह सकते हो 3.4 से लेकर 5.3 सेंटीमीटर के लेंथ में पाया जाता है। और यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ तो 34 to 53 हो जाता है। तो अब ये देखते हैं हम फिगर। ये आप देख रहे हो कॉकरोच का फिगर है। आप यहाँ पे देखोगे इसके पास में लॉन्ग एंटीना, लेग्स है, फ्लैट एक्सटेंशन and flat extension of the upper body wall that conceals a head। देखिए ये जो है ये आपका क्या है? एंटीना है। तो ये एंटीना जो कैसा है? तो ये लॉन्ग है। उसके बाद क्या था? इसके लेग्स देख रहे हैं आप। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स कहिए या 6 लेग्स कहिए, जॉइंटेड लेग्स आप देख पा रहे हैं। उसी से तो इसका नाम, इसका कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। और एक
फ्लैट एक्सटेंशन है, ये फ्लैट एक्सटेंशन जो कवर कर देता है हेड को। हेड दिखाई नहीं एक्चुअली आपको दिख रहा है, ये जो है हेड का कवर एक तरह से, हेलमेट पहना हुआ समझ लीजिए। विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन एडल्ट मेल्स। एडल्ट मेल्स जो है विंग्स जो होते हैं ये एब्डोमेन से भी आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बातें मेल्स के लिए केवल है, ये याद रखिएगा। ये मेल्स में कहा गया कि इनके विंग्स बड़े होते हैं, एब्डोमेन से आगे बढ़ जाते हैं और भी बड़े होते हैं। बॉडी सेगमेंटेड, सेगमेंट्स में बॉडी देखिए, सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स है, ठीक है ना, ये सेगमेंट्स है, ऐसे लाइंस आप देख रहे हो, सेगमेंटेड है, ये बॉडी सेगमेंटेड है, ठीक है। तो सेगमेंटेड के बाद फिर 3 डिस्टिंक्ट रीजन बनता है उसका, एक हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड तो आप देख रहे हो, थोरैक्स ये वाला पोर्शन, सीना का पोर्शन आप कह सकते हो कि उसको हम लोग थोरैक्स कहते हैं, और हमारे सीना यानी चेस्ट के पोर्शन समझ लीजिए, और पेट का पोर्शन आप समझ लो कि एब्डोमेन कहते हैं। इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ये पूरा बॉडी जो है उसका कवर्ड है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है उसके पास में, जो क्या चीज़ क्या है, वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, और ये कलर उसका क्या है, ब्राउन कलर। इसी से तो ब्राउन दिखता है, ये ब्लैकिश ब्राउन दिखता है। Each segment देखा जाए, in each segment the exoskeleton has hardened plates called sclerites, जिसको कि sclerites 2 तरह के कह सकते हैं। तो कोई भी सेगमेंट ले लें आप, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप सेगमेंट ले रहे तो ये तो विंग है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, इधर भी ऐसे होगा, ठीक है। तो इस सेगमेंट को ले रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, तो स्क्लेराइड्स होते हैं। ये क्या है, हार्डन प्लेट्स है। ये किस से बने हैं, एक्सोस्केलेटन का, स्केलेटन माने काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, तो उसी से बना हुआ हार्डन प्लेट्स है, जिसको स्क्लेराइड्स कहते हैं। अब स्क्लेराइड्स 2 तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं, एक है टर्जाइट्स कहते हैं जो कि डॉर्सली होते हैं, और स्टर्नाइट्स जो होते हैं वो वेंट्रली होते हैं। ये जो है आपका, मैं बता दूं, ये जो आपका पोर्शन है ये वेंट्रल है, और ये आपका डॉर्सल है। तो ये आप ये कौन सा पोर्शन देख रहे हो, आप कौन सा साइड देख रहे हो, आप डॉर्सल साइड देख रहे हो अभी इसका, कॉकरोच का। तो डॉर्सल साइड में जो ये प्लेट देख रहे हैं आप, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे टर्जाइट्स। क्या कहेंगे, टर्जाइट्स कहेंगे इसको, ठीक है। और पीछे में यानी कि वेंट्रल साइड में जो प्लेट्स है उसका नाम, ये दोनों ही स्क्लेराइड्स है, लेकिन डॉर्सल साइड में उसको हम लोग टर्जाइट्स कहेंगे, और वेंट्रल साइड में उसको हम स्टर्नाइट्स कहेंगे। तो और ये लोग जॉइंट होते हैं बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो एक ये मेम्ब्रेन से जॉइंट है, ये यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। एक्चुअली ये लोग आते हैं तो एक, जैसे हम लोग का यहाँ पे होता है ना, जैसे कि एक चेस्ट पे ये बोन, तो उनका भी यहाँ पे एक जॉइंट होता है जिसको प्ल्यूरा कहते हैं, तो प्ल्यूरा भी उसमें होता है। तो हम कहते हैं टर्जाइट है, स्टर्नाइट है एंड प्ल्यूरा है, तीनों को ये सेक्शन से ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन किससे होते हैं, थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का नाम जो है उसको हम लोग आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहिए या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहिए, दोनों ही सही है। और उससे ये प्लेट्स जो है जुड़ते हैं किससे, आपके आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। कौन जुड़ते हैं, स्क्लेराइड्स, कॉमन नाम बोलते हैं तो स्क्लेराइड्स जुड़ते हैं। उसी को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग टर्जाइट्स कहते हैं, और वेंट्रली देखते हैं तो उसी स्क्लेराइड को हम लोग स्टर्नाइट कहते हैं। तो ये दो नाम, दो कह सकते हैं कि ऊपर के नीचे के सेक्शन के हिसाब से नाम चेंज कर दिया गया है। देखिए मैं कॉकरोच पढ़ाऊंगा कैसे, कि हर सेक्शन का क्वेश्चन मैं सॉल्व करते जाऊंगा PYQs, ताकि आप रिलेट कर सकें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि टर्गा या टर्जाइट जिसको कह रहे थे, स्टर्ना एंड प्ल्यूरा ऑफ द कॉकरोच आर जॉइंट बाय, जॉइंट किससे होता है, प्लेट्स जॉइंट होते हैं ना। तो हम लोग क्या देखे थे, तो देखिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, तो यही होगा आंसर, बाकी नहीं होंगे। कार्टिलेज नहीं होगा, सीमेंटिंग ग्लू नहीं होगा, मस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने पढ़ा, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनरल बॉडी डिस्क्रिप्शन तो हमने देख लिया, अब हम पार्ट वाइज देखते हैं बॉडी को। पहले देखते हैं हेड के बारे में पढ़ते हैं। तो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। कैसा है ये, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसे ट्रायंगल है ना, हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। अच्छा, द हेड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी। ये एंटीरियर माने
सामने का पोर्शन ये तो हो गया वेंट्रल, ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। नीचे की तरफ हम कहते हैं पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे इसका बॉडी के सामने वाला जो पोर्शन है उसे एंटीरियर कहेंगे। और क्या कह रहा है, ये हेड जो है ट्रायंगुलर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हेड लाइज एंटीरियरली, सामने की तरफ होता है हेड, एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। देखिए यहाँ पे बॉडी एक्सिस ये है इसका बॉडी एक्सिस, ये बॉडी एक्सिस है। देखिए उसके राइट एंगल पे, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है वो विद द बॉडी, कौन, हेड वो पोजीशन जो है राइट एंगल पर है, किससे, बॉडी के एक्सिस से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए राइट एंगल दिखा रहा है, समझ में आ रही है ये। तो ये राइट एंगल पर कहाँ से है, हेड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी। फॉर्म कैसे बनता है, वो फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। यहाँ पे एक्चुअली 6 सेगमेंट्स हैं जो फ्यूज हो गए हैं। The 6 segments shows great mobility in all direction due to flexible neck। और ये चारों तरफ हम घुमा सकते हैं ऐसे अपने सिर को, हम लोग जैसे इतना नहीं घुमा सकते ना, जैसे इधर कर सकते हैं 180 कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत फ्लेक्सिबल है, इधर उधर पीछे भी कर सकता है, इसलिए कि उसका जो नेक होता है बहुत फ्लेक्सिबल, नेक का पोर्शन उसका जो होता है यहाँ पे वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ये नेक का पोर्शन, नेक बहुत पतला है इसका, नेक का पोर्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल है उसका। तो ये था आपका, समझ में आ गया। अब द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। अब देखिए हेड का जो ये कैप्सूल है, यहाँ पे देखिए आई है, कंपाउंड आई यहाँ पे, पेयर ऑफ कंपाउंड आइज इसके पास होता है, ठीक है। तो कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना सेंसरी रिसेप्टर्स अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ द आई। और आइज के जस्ट फ्रंट पे देखिए एक सॉकेट जैसा यहाँ पे, वहाँ से आपके ऐसे ये तो मैंने यहाँ पे, सॉरी ये एंटीना यहाँ से सॉकेट से निकला हुआ फ्रंट ऑफ द आई से, ये देखिए यहाँ पर समझ में आएगा आपको, ये आई के सब जस्ट सामने सॉकेट जैसा है, वहाँ से एंटीना निकले हुए हैं, कितने, 2 एंटीना निकले हुए हैं। और ये क्या है, एक्चुअली ये सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंसरी ऑर्गन्स है, उसको फील कर पाता है कि ऑफिस की आगे क्या है, महसूस करके वो आगे या पीछे चलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts। उसका एंटीरियर, अब देखिए उसके सामने वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड हो जाता है। उसमें बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, उसमें ऐसे पार्ट्स होते हैं, अपेंडेज में निकले हुए पार्ट्स होते हैं एक्स्ट्रा। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे, देख रहे हैं ना, अपेंडेजेस है, इसको अपेंडेजेस कहेंगे। तब उसको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन तो अच्छी तरह से दिखाऊंगा, घबराइएगा मतलब। तो अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। यहाँ पे आप इसी को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपेंडेजेस देख पा रहे हैं, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए यूज करते हैं, ये माउथ पार्ट्स हैं। जैसे कि माउथ पार्ट्स में आप देख रहे हो कि यहाँ पे तोड़ के दिखाया गया है, ये जो अपेंडेजेस है। तो आप इसमें इस पार्ट को समझिए पहले। तो माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लैब्रम, जो कि अपर लिप है, एंड पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैक्सिले, लेबियम और लोअर लिप। अपर लिप इसके पास में है, लोअर, आपके पास अपर लिप लोअर लिप है तो उसके पास भी होगा। तो अपर लिप को ये लोग क्या कहते हैं, तो इनके अपर लिप को क्या कहते हैं, ये अपर लिप है, ऊपर की तरफ लिप है उसको लैब्रियम कहते हैं। और उसका नीचे की तरफ एक लिप है, ये देख रहे हैं, तो ये क्या है जाता है, इसको लैब्रम ये है, ये लैबियम। और बीच में जो है आपकी क्या है, तो पेयर ऑफ मैंडिबल्स है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ये पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ये मैंडिबल्स से पहले आते हैं। और ये देख रहे हैं आप क्या है, पेयर ऑफ मैक्सिले। अगर उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया लैब्रम, ये हो गया आपका लैबियम, ये हो गया मैंडिबल, ये हो गया मैक्सिले। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो ये मैंडिबल किस काम में लगता है। देखिए ग्राइंडिंग रीजन उसके पास में, इंसीजिंग रीजन, कटिंग रीजन है मैंडिबल के पास में, तो दांत का काम करता है, एक तरह से चिबाने का भी काम करता है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये मेन यही काम है। और ये काम करते हैं होगा पकड़ने का, ठीक है, वैसे पकड़ लेने का काम ये मैक्सिला करता है या मैक्सिले करते हैं, ठीक है। और लिप तो ऊपर में है और एक नीचे में। तो इस तरह से हम देखते हैं यही आपका स्ट्रक्चर है माउथ का, एक तरह से कह सकते हैं। मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, और बीच में आप देख रहे हो एक लोब है जो कि मिडिल में है यहाँ पर, ठीक है, इस पोर्शन में, जस्ट इसके नीचे है। तो ये वाला पोर्शन ही है, ठीक है, ये वाला। तो इसको हम लोग कहते हैं, ये टंग है एक्चुअली, जैसे हमारा टंग है दूसरा भी टंग होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइपोफेरिंक्स। क्या कहते हैं, हाइपोफेरिंक्स, इसे टंग को हाइपोफेरिंक्स कहते हैं। अगर अपने मुंह के हिसाब से हम लोग समझाएं तो ये लिप हो गया अपर,
ये हो गया लोअर लिप। तो अपर लिप को क्या कहते हैं? लैब्रम। लोअर लिप को क्या कहते हैं? लैबियम। और दांत हमारे हैं, तो उनके दांत के साथ साथ हाथ भी है, क्योंकि हाथ तो वो खाने का इस्तेमाल यहीं से कर लेते हैं, वो खाने का इस्तेमाल। तो उनके पास कांटा जैसा चीज जो है वो काम करता है पकड़ के घुसाने के लिए, वो है मैक्सिला। और चिबाने का काम करता है, दांत का जैसे हम लोग काम करता है वो है आपका मैंडिबल। और हमारा जीभ जो है उनका हाइपोफैरिंक्स हो गया। तो इस तरह से पूरा पार्ट ऑफ द माउथ हम समझ पाते हैं। और इसमें देखते हैं कि ये जो है ये माउथ पार्ट्स के भीतर एक कैविटी जैसा है, उसमें ये टंग होगा, और कहाँ होगा? कहीं और तो हो नहीं सकता है। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है थोरैक्स है, तो ये जो पोर्शन है शॉर्ट पोर्शन, इसमें प्रोथोरैक्स या नेक कहिए, ठीक है। तो प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द थोरैक्स है, यानी कि इसका नेक बहुत छोटा होता है। नेक एक तरह से कैसे नहीं के बराबर है, मार्जिनल है, जस्ट फ्लेक्सिबल नेक है ताकि हेड को घुमा सके। उसके बाद सीधा शुरू हो जाता है क्या? थोरैक्स। अब हेड के बाद हम लोग पढ़ेंगे थोरैक्स के बारे में। तो हेड तो हो गया, अब थोरैक्स बन गया, ये चेस्ट वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे। तो चेस्ट यानी कि थोरैकिक रीजन जो होता है 3 सेगमेंट से बना हुआ, जिसको कि हम लोग फर्स्ट वाले को प्रोथोरैक्स, बीच वाले को मेसोथोरैक्स एंड थर्ड वाले को, लास्ट वाले को हम लोग मेटाथोरैक्स कहते हैं। 3 थोरैक्स सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट से एक पेयर ऑफ लेग्स निकलता है, जॉइंटेड लेग होगा। तो पहले वाले थोरैक्स यानी प्रोथोरैक्स से क्या निकलेंगे? 4 लेग निकलेंगे। 4 लेग्स आप देख रहे हो, एक पेयर ऑफ 4 लेग निकलेंगे। उसी तरह से आप सेकेंड वाले थोरैक्स सेगमेंट से मिड लेग निकलते हैं। थर्ड वाले जो है, सेकेंड वाले को क्या कहते हैं? मेसो कहते हैं, मेसोथोरैक्स। थर्ड वाले को क्या कहते हैं? मेटाथोरैक्स। तो मेटाथोरैक्स से फिर एक पेयर ऑफ लेग्स निकलते हैं, उसको हाइंड लेग कहते हैं। पेयर ऑफ लेग्स हो गए दोनों तरफ एक एक करके। तो इंसेक्ट्स में मैंने कहना मतलब जनरली 6 लेग्स होते हैं, यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जॉइंटेड लेग होते हैं। आर्थ्रोपोडा ये फाइलम है। अब देखिए इसके पास विंग्स भी है। तो विंग्स कैसे है देखिए, तो प्रोथोरैक्स से विंग निकला है, बाकी 2 सेगमेंट जो बनते हैं यानी मेसो एंड मेटाथोरैक्स से विंग्स निकले हुए हैं। तो पहला वाला पेयर ऑफ विंग जो है वो मेसोथोरैकिक होता है, और वो उड़ने में मदद नहीं करता है। वो जब ये कॉकरोच रेस्ट पे रहता है, तो ये हाइंड जो विंग्स हैं उनको कवर करके एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। जब उड़ता है तो इसका जो मेटाथोरैक्स का जो ये विंग है, पेयर ऑफ विंग्स, यहाँ पे भी देखिए 2 विंग इधर 2 विंग इधर, यानी एक पैर मेटाथोरैक्स वाला विंग हो गया और एक पैर आपका मेसोथोरैकिक हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मेटाथोरैकिक हो सकता है एक पेयर ऑफ विंग, और एक पेयर ऑफ विंग मेसोथोरैकिक होता है। मेसोथोरैकिक जो है क्या करता है, ये आपको फ्लाइंग में नहीं हेल्प करता है। फ्लाइंग में कौन हेल्प करता है? कौन सा पेयर ऑफ विंग? तो मेटाथोरैकिक विंग जो है ये फ्लाइंग में हेल्प करता है। और मेसोथोरैकिक जो विंग है उसको हम लोग नाम एक अलग देते हैं, क्योंकि हेल्प नहीं करता है, इसमें विंग नहीं कहेंगे, उसको टेग्निना कहते हैं, क्योंकि वो तो क्या नहीं करता, फ्लाइंग में तो हेल्प नहीं करता, तो उसको विंग क्यों कहेंगे? तो उसको टेग्निना कहते हैं। और ये ओपिक डार्क कलर का होता है, लेदरी इसका टेक्सचर होता है, और ये हाइंड विंग को कवर करता है जब वो रेस्ट पे रहता है। कौन? कॉकरोच। और हाइंड विंग ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और फ्लाइंग के लिए यूज होता है। एब्डोमेन अगर देखा जाए तो एब्डोमेन में जैसे कि मैंने बताया थोरैक्स के कितने सेगमेंट्स हैं, तो 3 सेगमेंट्स हैं। उसी तरफ चले तो एब्डोमेन है पेट वाला हिस्सा। पेट वाले हिस्से में आप देखोगे सेगमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, उसके 10 सेगमेंट होते हैं। मेल हो या फीमेल 10 सेगमेंट होते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, आपको यहाँ से गिनना शुरू किया गया, यहाँ से गिनेंगे हम तो देखेंगे 7 तक हम गिन पाएंगे। बाकी जो है ना थोड़ा सा नीचे वाले जो है फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर पर फीमेल में आते आते हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो 7th एब्डोमिनल आप सेगमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखिए दोनों में आपके 10 है, ठीक है। 7वां जो है फीमेल में वो बोट शेप्ड हो जाता है, ये देखिए बोट शेप्ड है, बोट की तरफ में ये वाला 7वां जो है बोट शेप्ड है। और उसके बाद क्या होता है, विथ 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड या जेनिटल पाउच। अब देखिए वहाँ पे 7, 8, 9 तीनों यहाँ पे एक तरह से फिक्स्ड फ्यूज हो गए हैं। यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, ये देखिए 7, 8, 9 ऐसे 3, ठीक है ना। ये क्या हो गया, फ्यूज हो गए, ये उसका पूरा जो पोर्शन ये 7, 8, 9, ठीक है। 7, 8, 9 स्टर्ना फ्यूज होकर तो क्या बनाते हैं,
जेनिटल पाउच या ब्रूड बनाता है। इस जेनिटल पाउच में ये उसका जेनिटल ऑर्गन हो गया। whose anterior part contains female gonopore spermatical pores and collateral glands। तो इसके एंटीरियर पार्ट, ये तो नीचे की तरफ होगा पोस्टीरियर, ऊपर का होगा आपका क्या, ये जो पोर्शन है एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, समझे। तो एंटीरियर की तरफ में 7 की तरफ ही क्या क्या है आपके पास में, कौन कौन से पार्ट है एंटीरियर पार्ट्स में, तो फीमेल गोनोपोड है, स्पर्माथेकल पोड है एंड कोलैटरल ग्लैंड्स है। ये सब क्या करते हैं, उसके उसके सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट हैं। अब समझ रहे हो ना। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, ये आपका डॉर्सल पार्ट है। ये हम पीछे से देख रहे हैं आप, क्योंकि विंग्स वाला पोर्शन से आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो पीछे से देख रहे हैं, यानी कि हम लोग वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। तब हमको ये यहाँ पे देखिए आपको काउंटिंग करके तो कितने आ जाते हैं। देखिए 1 यहाँ पे पकड़िए, क्योंकि वहाँ पे 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से देखिए ये जो पोर्शन है ये फ्यूज एक तरह से हो गया ना यहाँ पे, तो हम उसको वेंट्रल पार्ट में ही समझ पाएंगे कि उसके सेक्शन एक्चुअली सेगमेंट जो है 10 है। ऊपर से देखने में 7 8 ही दिख रहे हैं आपको। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 7 8 9 ये तीनों एक तरह से कॉम्बाइंड हो जाते हैं और जेनिटल पार्ट बनाते हैं, उसके जेनिटल पाउच या ब्रूड बनाते हैं, जिसके एंटीरियर पार्ट में आपको फीमेल गोनोपोड, स्पर्माथेकल पोड एंड कोलैटरल ग्लैंड्स मिलेंगे। अगर मेल्स में देखा तो जेनिटल पाउच या चेम्बर जो है वो एकदम हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय द 9th and 10th। इसका जो मेल का होगा 9th and 10th पार्ट केवल, यहाँ ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन केवल उसका क्या होता है, जेनिटल पार्ट होता है 9th and 10th टर्गा। तो टर्गा एंड स्टर्ना हमने बताया था कि वो तो केवल साइड के डॉर्सल एंड वेंट्रल की बात हो जाती है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एंड वेंट्रली बाय स्टर्ना देखिए 9th and 10th टर्गा हो जाता है डॉर्सल साइड में, और वेंट्रली इसको स्टर्नम कहते हैं, स्टर्ना। तो इसमें ये वेंट्रली आपको दिखाया गया, स्टर्नम में आपको दिखाया गया 7 8 9 ये जेनिटल पाउच बनता है। जबकि आपका मेल में क्या होता है 9th and 10th टर्गा जो है ये क्या होता है डॉर्सली बाउंडेड हो जाते हैं, एंड वेंट्रली ये 9th वाला बाउंडेड हो जाता है। तो इसका जेनिटल पाउच कहाँ पे होगा, मैंने कैसा होगा, तो उसमें डॉर्सल एनस होगा। देखिए डॉर्सल साइड में कहने मतलब ये तो हो गया वेंट्रल साइड देख रहे हैं, उसके पीछे में उसका एनस थोड़ा सा है। वेंट्रल यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे उसका वेंट्रल क्या है, जेनिटल पोड है, एंड क्या है, गोनापोफाइसिस है। ये तो हो गया इसका जेनिटल पार्ट। क्या क्या, तो जेनिटल पार्ट ठीक नहीं कहेंगे, जेनिटल पाउच में आपको उसका एनस भी काउंट करते हैं हम, जो एनस उसके कहाँ होगा, डॉर्सल साइड में पीछे। जैसे ये वेंट्रल है, डॉर्सल इधर होगा, तो डॉर्सल साइड में एनस होता है जनरली। तो वेंट्रल मेल, वेंट्रल साइड में मेल ये जेनिटल पोड है, तो वेंट्रल साइड में है वो सामने की तरफ में, तो इसी तरफ में आपको जेनिटल पोड है, पीछे की तरफ में आपका, यहाँ की तरफ में आपके एनस है उसका, और गोनोफाइसिस है। ये हो गया गोनाडो, माने गोनोफाइसिस माने जहाँ गोनाड्स तैयार होते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रल्स तैयार होते हैं। मेल बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। तो ये देखिएगा मेल के पास में शॉर्ट ये थ्रेड लाइक देख रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं छोटे से, वो पेड़ है ना, ये दोनों तरफ एक एक है, उसको एनल स्टाइल्स कहते हैं। ये एनल स्टाइल्स एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल कॉकरोच है, ये फीमेल में नहीं मिलता है देखने के लिए। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा चीज़, एनल टर्सी दूसरा चीज़ है, दोनों में। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिसिंग, इट इज एब्सेंट इन द फीमेल। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कॉकरोच में हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखते हैं। डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, मॉर्फिज्म मैंने क्या होता है, पहले होता है एनी कह सकते हैं फॉर्म, फॉर्म। तो यहाँ पे 2 फॉर्म देखने को मिलता है, एक है मेल फॉर्म, एक फीमेल फॉर्म। आप पहचान सकते हो ये फॉर्म जो है जिसमें कि आपको मिलेगा एनल स्टाइल, वो मेल है, और जिसमें नहीं मिलेगा वो फीमेल है। जिसको इसको कहते हैं हम लोग कि कॉकरोच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन बोथ सेक्सेस। 10th देखिए, 10th की बात अभी तक नहीं हुई है, यहाँ पे हुई थी 7 8 9, और यहाँ पे हुई थी 9 10th हुआ था, लेकिन केवल हम लोग कैसे ये कवरिंग हो रहा है। हमने कहा था कि जेनिटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड
of the abdomen bounded by 9th and 10th terga ventrally by 9th sternum. 10th वाला जो है, 10th वाले में नहीं, 10th क्योंकि इसका तो यहाँ पे 10th वाले में ये था ना, 9th एंड 10th में ये क्या था, एनल स्टाइल, वो जो मेल का स्ट्रक्चर। तो 10th वाले में लेकिन हम देखेंगे एक जॉइंटेड फिलामेंटस ऐसे स्ट्रक्चर होता है, दोनों में होता है ये। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग एनल सर्सी कहते हैं। एनल सर्सी एक्सक्लूसिव फॉर मेल या फीमेल नहीं है, ये दोनों के पास होता है, माने एनस के दोनों साइड से दो ऐसे थ्रेड लाइक यहाँ पे बड़े बड़े जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, एनल सर्सी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच। अभी मैंने क्या दिखाया आपको, तो वो था आपका प्रेजेंस ऑफ एनल कहिए, या यहाँ पे देखिए अब क्या कर दिया है कि यहाँ पे एनल नहीं लिखे क्या लिख दिया, क्या कॉर्डियल लिख दिया है। कॉर्डियल माने टेल होता है, ठीक है ना, टेल कहिए, एनल कहिए, लास्ट में पोस्टीरियर कहिए। तो एनल स्टाइल्स जो है, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल ही इसका आंसर होगा। अब देखिए जिसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, एनल नहीं देखते तो एनल यहाँ पे देख लेते हैं, और एनल सर्सी को बहुत सारे बच्चे टिक कर देते हैं, लेकिन एनल सर्सी तो एक्सक्लूसिव फॉर मेल नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन, टेगमीना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। तो टेगमीना कहाँ से अराइज करता है, टेगमीना क्या है, पहला नाम टेगमीना है क्या। तो देखिए हम लोग विंग्स पर है, विंग्स पर है हम लोग दो तरह के, एक फोर विंग पर है और दूसरा हम लोग क्या पढ़े, हाइंड विंग कह सकते हैं, उसके बाद वाला जो पीछे होगा तो हाइंड विंग कहलाएगा। इसमें मैंने कहा कि हाइंड विंग जो है फ्लाइट में हेल्प करता है, क्या फ्लाइंग में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लाइट में हेल्प करता है, लेकिन फ्लाइंग में हेल्प करता है, यानी फ्लाइट में ना, फ्लाइंग में, और फ्लाइंग हेल्प करता है, ठीक है। और फोर्विंग के बारे में मैंने क्या कहा, ये फ्लाइंग में हेल्प नहीं करता, ये कवर्स हाइंड विंग एट रेस्ट। जब रेस्ट में रहते कॉकरोच तो वो हाइंड विंग को कवर करता है। तो हम क्या, फोर विंग को हम कह देते कि विंग है, विंग तो नहीं कहेंगे, तो उसको एक अलग नाम दे देते हैं, और वो नाम होता क्या है, वो नाम है उसका क्या, जो लिखा हुआ है टेगमीना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला नंबर तो आपको जानना पड़ेगा कि नेक के बाद में क्या आता है, नेक तो है नहीं, उसको बहुत छोटा सा नेक है। उसके बाद चेस्ट पोर्शन, उसको क्या कहते हैं, थोरैक्स पोर्शन कहते हैं। तो थोरैक्स में उसके ये ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ, ये 3 सेगमेंट्स ले लेता हूँ। पहला सेगमेंट में केवल क्या है, 4 लिम्स है या लेग्स है, ठीक है। उसका मिडिल लेग्स है, पेयर ऑफ मिडिल लेग्स, उसके बाद हाइंड लेग्स है। विंग्स कहाँ से होते हैं, तो इससे होते हैं और इससे होते हैं। इसको कहते हैं मेसोथोरैक्स, क्या कहते हैं इसको, मेसोथोरैक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोथोरैक्स, थोरैक्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेटाथोरैक्स। तो ये टेगमीना जो है, ये टेगमीना है, ये टेगमीना, ये भी टेगमीना है, ये भी टेगमीना है। तो ये किससे निकले हैं, ये निकले आपको मेसोथोरैक्स से। आंसर यहाँ पे क्या होगा, कहाँ से अराइज करता है, ये मेसोथोरैक्स से अराइज करता है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने रिवाइज कर दिया आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है कि इन कॉकरोच द 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरैकिक। तो अभी मैंने विंग्स को समझाया, तो पहला नंबर तो ये नहीं बताया कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, तो मैं वो भी बता दूं फिर से। देखिए ये है आपका प्रोथोरैक्स, पकड़ लीजिए, उसके बाद ये हो गया मेटाथोरैक्स, ये हो गया आपका क्या, तो ये मेसोथोरैक्स या मेटाथोरैक्स। विंग्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेगमीना। ये कैसा होता है, थोड़ा सा लेदरी होता है, कैसा होता है, लेदरी होता है। और यहाँ से निकलेगा, जो मैं थोड़ा सा स्केच बना रहा हूँ ना, जस्ट समझ लीजिएगा। ये हो गया आपका हाइंड विंग, जो कि फ्लाइंग में हेल्प करता है, और फ्लाइंग, ठीक है। और ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है।
और ये जो थोरैक्स के जो पोर्शन है, तो ये तो मैंने अभी लिखा, प्रोथोरैक्स, इसको लिखा मैंने मेसोथोरैक्स, और इसको मैंने कहा मेटाथोरैक्स। इस तरह से हम लोग अब इससे जज कर लेंगे कि क्या क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहे हैं इन कॉकरोच द 4 विंग्स आर ट्रांसपेरेंट। 4 विंग्स क्या है? ट्रांसपेरेंट है। 4 विंग्स इसको 4 विंग कहते हैं। 4 विंग्स, ठीक है। तो 4 विंग्स ट्रांसपेरेंट है? नहीं, लेदरी है, तो गलत हो गया। और क्या प्रोथोरैकिक रीजन में है? नहीं, वो तो प्रोथोरैकिक से नहीं, वो मेसोथोरैकिक रीजन से निकलता है। सेकंड क्वेश्चन पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स। अब हाइंड विंग की बात कर रही है, हाइंड विंग, हाइंड विंग, हाइंड विंग है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाइंड विंग जो है लिख रहा है क्या है? ओपेक है। ओपेक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट। लेदरी तो ओपेक एंड लेदरी ये ओपेक, ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक कलर का भी होता है, ओपेक होता है। तो वो है उसका, इसका फोर लिम्ब का, टेंगिना का कैरेक्टरिस्टिक। और कह रहा है कि ये जो है हाइंड लिम्ब जो है मेसोथोरैकिक होता है। नहीं, ये कहाँ मेसोथोरैकिक है, ये तो मेटाथोरैकिक है। तो दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। सीधा बात तो खोजना कि दो स्टेटमेंट्स कौन से रॉन्ग थे। करेक्ट हट गया, करेक्ट हट गया, करेक्ट हट गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मैंने बताया कैसे दिखता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एनल स्टाइल होता है मेल में और फीमेल में नहीं होता। तो एनल स्टाइल ही तो डिफाइन करता है उसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। उसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कौन डिफाइन करता है? वो है आपका एनल स्टाइल। तो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल होगा यहाँ पे, यार ये आंसर है, हो गया ऑप्शन सी। तो बहुत इजी है। जब इसी से मैं सेक्शन के वाइज आप क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि डील कर सकूँ, आप भी समझ पाए और आंसर्स को याद कर लें एक तरह से। अब कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी के बाद में हम लोग एनाटॉमी में जाते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक्सटर्नल पार्ट्स को हम लोग पढ़े। इसमें आप देखें कि बाहर का पोर्शन हम लोग बात कर रहे थे, क्या हेड, नेक, चेस्ट को थोरैक्स का है हम लोग, और फिर स्टमक के पोर्शन को हम लोग बाहरी पोर्शन की हम लोग कहे एब्डोमेन। अब भीतर की बात, पार्ट्स की बात करते हैं तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो देखिए यहाँ पे, ये एलिमेंट्री कैनल जो है 3 भाग में डिवाइडेड है। तो इसको हम लोग फोर्थ गट कहते हैं, मिड गट कहते हैं, और क्या कहते हैं, हाइंड गट। मिड गट का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्या, मेसेंटेरॉन। इसको कहते हैं मेसेंटेरॉन। मिड गट का एक और नाम है मेसेंटेरॉन। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ गट, मिड गट और हाइंड गट के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 करके लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि मैं समझा सकूँ पार्ट्स कैसे हैं। तो पहले इसका माउथ होता है। माउथ जो है, माउथ जस्ट ओपन करता है कहाँ पे, ये फेरिंग्स, छोटा सा जैसे स्ट्रक्चर है, उसको फेरिंग्स कहते हैं। तो 1 नंबर यहाँ पे जो है वो है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए पिंक कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है आपके सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स। और 3 नंबर देखिए यहाँ पे पाउच जैसा है, तो ये एक्चुअली सलाइवरी जो है, सलाइवा का सलाइवरी रिजर्वायर कहते हैं, रिजर्वायर एंड टैंक। यहाँ पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है सलाइवा। उसके बाद जो है आप देखोगे कि ये जो है पतला सा ट्यूब में खुलता है फेरिंग्स, और इस ट्यूब का नाम है जो है वो है आपका क्या, इसको कहते हैं हम लोग एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस एक बड़े से सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉप। क्या कहते हैं? क्रॉप। और उसके बाद क्रॉप जो छोटे से, देखिए उसके एडजॉइनिंग जो है क्रॉप के पास में एक पाउच, छोटा सा पाउच है, जिसको हम कहते हैं गिजर्ड। क्या कहते हैं? गिजर्ड। गिजर्ड का एक और नाम है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग 3D में भी देख सकते हो, ये माउथ है, माउथ के पास में ये देख रहे हो आप, ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीव लाइक हैं, ये ट्यूब लाइक जो देख रहे हैं, ये सलाइवरी आपका रिजर्वायर है। और वहाँ से आपके फेरिंग्स भी मिलता है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, और मोटा सा ट्यूब देख रहे हो आप, सैक लाइक, ये है आपका
क्रॉप और ये जो छोटा पाउच जो है ये है आपका गिजर्ड। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि डिवाइडेड एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इन 3 रीजन्स, फोर गट, मिड गट। इस गट को क्या हमने कहा, मेसेंटेरॉन कहा, एंड हाइंड गट। माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर, तो शॉर्ट एकदम शॉर्ट यहाँ पे है पोर्शन, शॉर्ट ट्यूबुलर, क्या उसका नाम है, ट्यूबुलर पार्ट का नाम है फेरिंग्स, और वो लीड करते हैं टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज। ये नैरो ट्यूबुलर पैसेज, ये वाला नैरो ट्यूबुलर पैसेज है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। ये दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। क्रॉप में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जैसे हमारे पेट में हमारा पेट होता है ना, स्टमक का जो पार्ट है उसमें फूड स्टोर होता है 2-3 घंटा ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी स्टोर होता है। और उसके बाद आ जाता है गिजर्ड, धीरे धीरे यहाँ से फूड सप्लाई होता है गिजर्ड में। गिजर्ड एक्चुअली क्या है बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। हमारा तो माउथ होता है, ठीक है, माउथ में क्या काम करता है, माउथ जनरली खाली स्वेल तो नहीं करता, इसका काम जो है स्वेलिंग का थोड़ा सा चिबाना का काम हो जाता है। मैंडिबल्स और मैक्सिलर जो है वो लोग काम करते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैक्सिमम जो फूड है वो चला जाता है एक तरह से यहाँ तक चला जाता है, क्रॉप तक, क्रॉप में आके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ से जब गिजर्ड में जाता है तो वहाँ पे उसकी चक्की बनी हुई है, यानी कि उसके पेट में दांत है। लोग कहावत में कहते हैं क्या तुम्हारे पेट में दांत है, इसके पेट में दांत है। तो गिजर्ड में एक्चुअली इसका दांत होता है। कैसे होता है, गिजर्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स, इसके पास में आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं, एंड थिक इनर क्यूटिकल, क्यूटिकल भी नीचे भीतर का बहुत थिक होता है, और क्या करता है 6 हाईली काइटिनियस प्लेट्स बनाता है जिसको हम लोग टीथ कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके पेट में दांत है ना, तो अब ये टीथ जो है क्या करते हैं, सर्कुलर मसल्स ऐसे ऐसे मसल ये करते हैं, स्क्वीज करते हैं या श्रिंक करते हैं, रिलैक्स श्रिंक करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है दांत जो जैसी चीज़ है वो बहुत ही हार्ड प्लेट्स हैं, वो चीज़ों को तोड़ते हैं। तो इस तरह से वो चक्की का काम करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो जाता है पार्टिकल। और इंटायर फोरगट, ये जितना इंटायर फोरगट है वो लाइन भीतर में है बाय क्यूटिकल। ये बात समझ में आ गई। अब रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक या गैस्ट्रिक कैकी is present at the junction of the foregut and midgut which secrete digestive juices। अब देखिए यहाँ तक तो फोरगट था, ठीक है, वहाँ तक गीजर तक मैंने किया, जानबूझकर रुक गया क्योंकि वहाँ फोरगट खत्म होता है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिंग जैसा समझिए, देखिए आप रिंग जैसा ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे रिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स वहाँ पे घिरे हुए हैं ट्यूब्यूल्स। कितने ट्यूब्यूल्स है, ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं। इन्हीं ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटिक या गैस्ट्रिक कैकी कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, हेपेटिक या गैस्ट्रिक कैकी है। और एकदम इनका समझिए यहाँ पर इसके ऊपर जो है आपका क्या था, फोरगट था। अब इनके नीचे जो है जंक्शन पे होता है, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, ये लोग गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस जो है ये लोग सप्लाई करते हैं, वहाँ पे रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड। उसी तरह से आप देखोगे, अब ये जो है हिस्सा जो है पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मिडगट। तो आपके जो हेपेटिक कैके है वहाँ से लेके आप फिर एक गुच्छा देख रहे हो, यहाँ पे देखोगे अनदर रिंग ऑफ ये 100 to 150 ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कितने थे, 6 to 8 केवल ट्यूब्यूल्स थे। यहाँ पे आप देखोगे 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स देखे, ये भी ट्यूब्यूल्स है, पतले पतले ट्यूब्यूल्स है जिनको हम मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ माने क्या होता है, उसकी जो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होती है वो रेड कलर की नहीं होती है, वाइट कलर की होती है। तो लिम्फ वाइट होता है ना, कलरलेस उसकी फ्लूइड होती है। तो उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने का काम ये कौन करता है, ये जो गुच्छा आपको दिख रहा है जिसका नाम है क्या, ये है एक्चुअली मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। तो ये 100 से 150 करीब होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो 7, 8, ये जो है ये दोनों इसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके मिडगट के पोर्शन। ये जो है मिडगट नहीं कहेंगे, इसको जंक्शन ऑफ मिडगट कहेंगे। ये आपका हो गया क्या, हेपेटिक कैके, ठीक है।
और ये जो हो गया इसको कहेंगे, केवल ये ट्यूब को कहेंगे मिडगट। क्या कहेंगे? मिडगट। फिर ये गुच्छे आप देख रहे हो, गुच्छे क्या है? ये है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं इसको, है एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। कौन? मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे खत्म हो गया मिडगट। अब हम चले आते हैं आपके हाइंड गट का पोर्शन। तो द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट। आप देख रहे हो कि हाइंड गट थोड़ा पतला है, ये ब्रॉडर है। जैसे मिड गट पतला है, हाइंड गट आप देखोगे यहाँ पे चौड़ा हो गया, ये पतला देख रहे हो। यहाँ पे आपको 3D में अच्छी तरह समझ, ये पतला नैरो है। देखिए यहाँ पे हाइंड गट जो है वो यहाँ से चौड़ा हो गया है। तो देख रहे हैं कि हाइंड गट इज ब्रॉडर देन द मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें भी 3 पार्ट्स। हमारा भी जो लार्ज इंटेस्टाइन, उनका मिड गट है, जिसे हाइंड गट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। उनके गीजर तो हमारा नहीं होता, दांत तो यहीं पे रहता है। ये जो क्रॉप है उनका हमारा स्टमक एक तरह से समझिए, और उनका जो मिड गट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो है उनका हाइंड गट है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में बटे हुए हैं, इनका भी बटा हुआ है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। उसी तरह से हमारा भी नाम होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स है। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनएस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ शुरू होता है इलियम। तो ये 10 नंबर आप देख रहे हो क्या है? इलियम है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? कोलोन है। और लास्ट में क्या आएगा? रेक्टम आएगा। और रेक्टम के बाद में यहाँ पे क्या है? एनएस है। उसी तरह से यहाँ पे माउथ था आपका। ठीक है, तो माउथ से शुरू हुआ और एनएस से खाना निकल गया। डाइजेस्ट होने के बाद में जो बचा हुआ हिस्सा उसको क्या कहते हैं? फीसिस कहते हैं। फीसिस के हिसाब से, फीकल मैटर के हिसाब से निकल गया। ये था आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखें। तो इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। अभी हम लोग फोरगट को अच्छी तरह से, उसी से मैंने लेबलिंग करके दिखाया आपको। फोरगट का हिस्सा देखिए, हम देखिए माउथ है, यहाँ पे माउथ क्रॉप लिख रहे हैं। माउथ क्रॉप तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। माउथ के बाद एकदम लास्ट डिजर्ट में चला नहीं होगा। चलिए माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, ठीक है, एसोफेगस, ठीक है, क्रॉप, डिजर्ट, यही तो सीक्वेंस है। ठीक है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ दे दिया आपको, उसके बाद फेरिंग्स, ठीक है, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट, यहाँ पे एक्सटेंशन कर दिया इलियम, कोलॉन, और उसके बाद यहाँ पे एक एरो होना चाहिए था। ठीक है, और एक एरो यहाँ पे रेक्टम। तो ये बात सही है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ आपका, तो आपको ये ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल कह रहा था। जैसे मान लीजिए माउथ तो हम एलिमेंट्री कैनाल काउंट नहीं कर रहे हैं, एनएस भी नहीं कर रहे, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। फेरिंग्स, एसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट। गिजर्ट के बाद में क्या आता है? एक बात आता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया, मिड गट नहीं दिया हुआ है, छुटा हुआ है। और उसके बाद ये जो है हाइंड गट के 3 पार्ट है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। लेकिन जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसी को तो हम लेंगे, और कोई सीक्वेंस आपका मिड गट है भी नहीं कहीं कि आप उसको छोड़ के किसी और को आप चॉइस में ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिगार्डिंग द ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच। चलिए मैच करते हैं। तो क्या है कि इसमें कि ए है क्रॉप। क्रॉप किस काम में आता है? स्टोरेज। मतलब हमारा स्टमक जो काम करता है वो करता है 2-3 घंटे, वो भी रखता है अपने स्टोर करके। ये हो गया पहला ऑप्शन। तो ये पहला ऑप्शन ही, पहला मैच ये हो गया क्या? क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद क्या है? तो बी प्रोवेंटिकुलस किसको कहते हैं? तो इसका एक्चुअली ये गिजर्ड है, कुछ नहीं है, ये नाम दे दिया गया आपको समझाने के लिए कि आप बेवकूफ बने। गिजर्ड, तो गिजर्ड का क्या काम है? तो गिजर्ड का काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो ये बन गया आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड है। उसके बाद हेपेटिक कैकी जो है वो क्या काम करता है? वो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस करता है। सिक्रीशन ऑफ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? तो वो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, मैंने एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो ये सारा ऑप्शन जिसमें होगा उसको हम सही दे देंगे। तो क्रॉप A4, एक ही है ऑप्शन में A4, तो यही होना चाहिए A4। B1 ठीक है, C2 ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स D3 ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका
राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से देखिए, क्वेश्चंस आप ठीक से थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो अपने आप को डिस्क्रिप्शन ही ठीक से आप समझ जाओगे। इसमें तो मैथ्स है नहीं कि आपको कैलकुलेशन करना है, बस पिक्चर दिमाग में रखिए, अपने आप सीक्वेंस आ जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले ब्लड सप्लाई सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसा होता है। ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब होता है क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन एंड क्लोज दो तरह का होता है ना। अगर उसके पास में अलग पाइप्स है जिसके थ्रू वो सर्कुलेट करता है अपने ब्लड को, सर्कुलेटरी सिस्टम, और पाइप के थ्रू मैंने और बॉडी पार्ट्स मैंने ऐसे बिखरा नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं क्लोज। जैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास आर्टरीज है, आर्टरी से ब्लड जाता है ऑर्गन्स एंड सेल्स के पास में, और फिर वो आर्टरियोल्स होकर फिर कैपिलरीज के द्वारा वहाँ पे डिफ्यूज होता है, और फिर वापस आता है हार्ट के पास में। कैसे आता है हार्ट में, तो वेन्स, वेन्यूल्स, वेन्स करते हुए वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में आता है। तो पाइप होता है उसमें, लेकिन इसके पास में पाइप नहीं है, ओपन टाइप है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड, है नहीं ब्लड वेसल तो पोअरली डेवलप्ड नहीं कहेंगे ना। ओपन इनटू स्पेस, स्पेस में खुल जाता है, उसको कहते हैं हेमोसिल। सिल माने यानी स्पेस तो हेमोसिल जो है बॉडी कैविटी को यहाँ पे स्पेस कहेंगे या हेमो कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पेस है उसमें आपका क्या है, माने सील को कहेंगे स्पेस, और हेमो माने फ्लूइड है तो इसलिए हेमोसिल कहेंगे। विसरल organ, जो इंटरनल ऑर्गन, जो इनर ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द हेमोसिल, बाथ इन द ब्लड। अब इस कैविटी में जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे किडनी है, हमारा सब कुछ है ना, हार्ट, ये सब लंग्स, ये सब इंटरनल विसरल ऑर्गन्स है। ये हमारे बात नहीं करते हैं ब्लड में, ब्लड एक पाइप के द्वारा उनके पास पहुंचता है। लेकिन इनका जो ब्लड है पूरा फैला हुआ बॉडी में, और उसमें एक तरह से ये लोग डुबकी लगा रहे हैं। कौन, इंटरनल पार्ट्स या विसरल ऑर्गन्स। तो कह सकते हैं इसको हेमोलिम्फ कहते हैं, ब्लड को यहाँ पर हेमोलिम्फ कहते हैं। तो हेमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारा भी कलरलेस होता है, और हेमोसाइट्स है जो कि रेड कलर के नहीं होते, ठीक है। उसी से हेमो एंड लिम्फ नाम पड़ा है। अब हार्ट ऑफ द कॉकरोच स्पेशल टाइप का होता है, इसको समझना होगा। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब lying along the mid dorsal line of the thorax and abdomen. उसके बाद कह रहा है कि it is differentiated into funnel shaped chambers called ostia on either side. उसके बाद क्या है, the blood from the sinuses enter the heart through ostia and is pumped anteriorly to the sinuses again. अगर हम देखें तो ये आपके एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें है, ये आपके एनसीईआरटी फोकस ये है। आप ये देख पा रहे हो कि ये मिड लाइन है, इसके बारे में कह रहे हैं कि मिड डॉर्सल लाइन जिसे कहा गया है। तो ये एक्चुअली इसका हार्ट जो होता है ये मस्क्यूलर, ये देखो एलरेडी मसल्स लिखा हुआ है, तो मस्क्यूलर होते हैं। ये मिड डॉर्सल लाइन के दोनों तरफ इसके हार्ट के चेम्बर से कह सकते हैं। उस चेम्बर को कैसा शेप होता है, उसका फनल शेप होता है। और कितने चेम्बर्स हैं उसके, तो देखिए उसको चेम्बर्स को हम लोग कहते हैं ओस्टिया। हमारे कितने चेम्बर थे हार्ट के, 4 चेम्बर्स हैं। क्या, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन इसके पास चेम्बर देखिए, चेम्बर्स का भरमार है पूरे, देखते थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी इसका है। डॉर्सल साइड की, पीठ के साइड में इसके चेम्बर्स हैं, हार्ट चेम्बर्स हैं, चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ये चेम्बर्स ऑफ हार्ट देख रहे हैं, 2 पेयर ऑफ चेम्बर्स इस मिड लाइन की दोनों तरफ। ऐसे करके ये एंटीरियर हो गया, ये आपका पोस्टीरियर हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हार्ट के चेम्बर्स कैसे देखने में होते हैं, और ओस्टिया क्या होता है। ओस्टिया क्या है, फनल शेप फनल है ना। एक आप पकड़ोगे तो ये फनल शेप बना ना कि नहीं बना, मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखिए फनल शेप है, एक फनल शेप, फनल शेप है, ठीक है। तो फनल शेप, इसको क्या कहते हैं, नाम क्या है उसका, ओस्टिया नाम है। और इधर साइड ऑफ द क्या डॉर्सल मिड लाइन है, मिड डॉर्सल लाइन। और ब्लड क्या होता है, साइन्यूसिस से ये एंटर करता है हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनसेस। अब इस फिगर को आप देखिए तो समझ में आएगा कि देखिए ये है आपका छेद, देख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल छेद, यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे एक छेद है, आप देख रहे हैं ना। तो इस छेद से क्या होता है, इस डॉर्सल लाइन जो है वहाँ से ये चेम्बर में घुसता है। क्या, इस चेम्बर में, इसके हार्ट चेम्बर्स में ब्लड घुसता है, फिर यहाँ पे होते हुए जाता है एंटीरियर पोर्शन पहुँचता है। और फिर क्या होता है, ये खुले जगह साइन्यूसिस कहते हैं, खुले क्या कहते हैं, साइन्यूसिस कहते हैं।
तो इसमें हम लोग साइनसेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है लोअर रीजन, मिडिल रीजन एंड अपर रीजन साइनसेस को कह सकते हैं। तो नीचे वाले जो साइनस है, साइनस वाले ये आप पढ़ोगे कि यहाँ पर न्यूरल सिस्टम है। तो यहाँ पे आप ये ओस्टिया नहीं है, याद रखिएगा, ओस्टिया यहाँ पे, ये ओस्टिया ये वाला रेंज है। तो एक लेयर बनता है कैविटी का, बॉडी कैविटी का, जिसको साइनसेस कहते हैं। पेरीन्यूरल, इसको कहते हैं न्यूरल सिस्टम यहाँ पे। पेरीन्यूलर आपके साइनसेस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, पेरिकार्डियल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पेरिकार्डियल साइनसेस मिलेंगे। तो हो गया, ये ऊपर का हो गया पेरिकार्डियल साइनसेस, और नीचे का हो गया पेरीन्यूरल साइनस, और इसको कहेंगे, बीच वाले को कहेंगे पेरीविसिरल साइनस। इसको कहेंगे पेरीविसिरल, मतलब इंटरनल पार्ट होता है ना वो साइनसेस। तो ये क्या होता है, ब्लड जो है साइनसेस से यहाँ पे घुसता है, कहाँ पे, हार्ट में, फ्लो करता है थ्रू द हार्ट चैम्बर्स, ऐसे एंटीरियरली आता है यहाँ पे, फिर से वो बाहर निकल जाता है और फिर साइनसेस में चला जाता है। इससे सर्कुलेशन कंप्लीट होता रहता है। तो ये था आपका वर्किंग ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये हमने देखा 2 फिगर के सहारे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ये कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. अब देखिए यहाँ पे पाइप्स जैसी जो चीज़ है, देख रहे हैं ना, ये पाइप जैसी चीज़ है, उसको ट्रैकिया कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं साइड में होल्स जैसी चीज़ है, इसको स्पाइरकल्स कहते हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि 10 pairs of small holes है, स्पाइरकल्स, इधर 10 इधर 10 होगा। जैसे देखिए कौन सा 10 मैं बता रहा, देखिए एक 10, एक 0, एक 0, 2 हो गए। 10 पेयर्स इधर, 10 पेयर्स इधर लैटरल साइड में। मैं उधर उधर नहीं कर रहा हूँ, समझे, एक ही लाइन में देखिए 2 आपको मिलेंगे। तो कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया that opens through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. lateral side में यहाँ पे प्रेजेंट है ये, एक होल इधर, एक होल ऐसे, 2 होल 2 होल 2 होल 2 होल, माने एक पेयर ऑफ होल्स, 10 पेयर ऑफ होल्स इस तरफ, 10 पेयर ऑफ होल्स इस तरफ, एंड थिन ब्रांचिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल। अब ये जो है ट्रैकिया डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है। जैसे हमारा आर्टरी है, आर्टरील्स बनता है, उस तरह से ये भी डिवाइड करता है। जैसे हमारा ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स बनता है, तो उसी तरह से इसका ब्रांचिंग होता है। और ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं फ्रॉम द एयर। ये जो होल्स हैं, यहाँ से डिफ्यूजन होती है, ऑक्सीजन चली जाती है बॉडी में, और टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी ये लोग सप्लाई करते हैं। ओपनिंग ऑफ द स्पाइकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स यहाँ पे होते हैं, मसल्स एक तरह से क्लोजिंग एंड ओपनिंग करते हैं वो लोग एक तरह से। जितना अगर निकालना है तो खुल जाते हैं, निकल जाता है, नहीं निकालना है, नहीं घुसाना है तो बंद कर देते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा हो जाएगी तो निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा तो होगी नहीं, ये तो प्लांट है नहीं कि फोटोसिंथेसिस करेगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो कैसे होगी, नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो वो रिलीज होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ये डिफ्यूजन द्वारा होगा थ्रू द स्पाइरकल्स। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये फिगर आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैं अलग से ये आपको दिया हूँ ताकि इस चीज़ को, मैकेनिज्म को आप रेस्पिरेशन का समझ सकें। अब हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि ये परफॉर्म्ड बाय क्या होता है, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ मिलते हैं, तो आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख रहे थे आप, तो ये था आपका माउथ, उसके बाद आपने देखा फेरिंग्स, एसोफेरिंक्स, उसके बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद में गिजट, और गिजट के बाद में ये आया था आपका बंच आया था कि हेपेटिक ट्रैकिया, उसके बाद आपका मिडगट, मिडगट के बाद में आपका ये कुछ ट्यूबल्स मिले थे जिसको हम मैल्पिगियन ट्यूबल कहते हैं। ये जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट में पाए जाते हैं। कितने 100 से 150 की संख्या में होता है। इनका काम क्या है, ये इनका काम है कि दे ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में चेंज करते हैं। तो यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, इस तरह से आपको जानना पड़ेगा कि इसमें यूरिया हो सकता है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो किस फॉर्म में वो बना रहा है एक्सक्रीट प्रोडक्ट को, वो आपको जानना जरूरी है। क्योंकि यूरिक एसिड फॉर्म में जब एक्सक्रीट करें तो उसको हम यूरी हो गया ना, तो यूरिकोटेलिक कहेंगे, ठीक है। जो
यूरिया यूरिया माने यूरिक एसिड बना के एक्सक्रीट करेगा, उसको हम कहेंगे किस टाइप का एनिमल, उसका एक्सक्रीशन किस टाइप का होगा, यूरिकोटेलिक होगा। अब देखिए क्या करता है एक्चुअली, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाहर में नहीं है, ये थ्रेड्स जो आप देख रहे हैं बाहर में नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनल से जुड़ा हुआ है, इन बॉडी के भीतर है। ये कहाँ है, हेमोलिम्फ के भीतर है, यानी कि जो फ्लूइड है, ब्लड है, जो जिसमें भेद कर रहे हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, उसमें ये फैला हुआ है ऐसे, और वहां से सक कर रहा है क्या, सॉल्ट वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। सॉल्ट वाटर क्यों, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर उसको भी तो फेंकना होगा, और नहीं होगा तो फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। हमारे में भी ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी बाद में, जो एक्स्ट्रा यूरिन और फीसेस निकलने वाले हैं, अगर एक्स्ट्रा वाटर चला गया चाहिए तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा रेक्टम में। तो ये सारी चीज लेकर ये फेंक देता है कहाँ, डाइजेस्टिव कैनल में, और फिर वो बाहर निकल जाता है यूरिन के रूप में, और वो क्या होता है, यूरिक एसिड, इसमें यूरिकोटेलिक इसको कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये इसके पास में जो ट्यूब्यूल है, जो उसमें देखिएगा ये इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल। यहाँ पे देख रहे हो ये सेल्स हैं, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स से ये लाइनिंग किया हुआ है, कौन, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में समझ गए। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट मैं जो समझाने वाला हूँ, कि आपको अगर पूछा जाए एक्सक्रीशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको एक नंबर क्या लिखोगे आप, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और भी कुछ पार्ट्स लिखने होंगे, क्या लिखने होंगे इन एडिशन, तो फैट बॉडी, क्या लिखोगे, फैट बॉडी, 3 नंबर। क्या लिखोगे, नेफ्रोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स 4 नंबर। यूरिको ग्लैंड्स, यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड। तो कितने आपके ऑर्गन्स मिल गए आपको, कितने ऑर्गन्स मिल गए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपके कॉकरोच में, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड, ये चारों के चारों आपके इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। आपको याद करना होगा, आप केवल मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से करोगे तो चॉइस में ये सब आएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो याद कर लीजिए इसको। अब देखते हैं PYQ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय, इससे होता है, देखें। तो अब यहाँ पे बहुत सारा चीज देखिए, यूरिकोस दिया हुआ है, ठीक है, नेफ्रोसाइट्स दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है। अब देखिए ये सारे चीज दिए हुए हैं, मैल्पिजियन नहीं दिया हुआ है। तो 1 2 3, ये 3 हमको ऑप्शन लेने होंगे, तो जिसमें होगा क्या, BCD, BCD। अब यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो गया, तो इसलिए केवल मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से याद करने से नहीं चलेगा एक्सक्रीशन ऑर्गन के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपको बातों को बहुत गहराई से देख लेना होगा, एक बार देखना है, बस समझना है, एक बार समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट, माने एक्सेप्ट माने हमको खोजना है जिससे कि एक्सक्रीशन नहीं होता है। हेपेटिक क्या के है, हेपेटिक हेपेटिक क्या के तो सिक्रीशन करता है, ये क्या करता है, हेपेटिक क्या के सिक्रीशन करता है। तो ये पहला ही ऑप्शन राइट हो गया, फिर भी हम देख लेते हैं बाकी 3 क्या है। आंसर तो मेरा ए हो गया। देखिए यूरिकोज ग्लैंड एक्सक्रीशन में काम करता है, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फैट बॉडी आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। देखिए तो चारों को चारे आपको आप देख रहे हैं, मेंशन कर दिया जा रहा है बार बार एक्सक्रीशन में कौन कौन से भाग लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भले आप पढ़ लियो लेकिन आंसर देना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। भले छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है, आंसर 4 मार्क्स तो सब क्वेश्चन के होते हैं, लंबा सा हो बड़ा सा हो तभी 4 मिलेंगे, और एक लाइनर होगा तभी भी 4 मार्क्स मिलेंगे। ये तो एक लाइनर भी नहीं है, ये तो 3 वर्ड ठीक से नहीं कहेंगे इसके पास है। तो कॉकरोच इज क्या है, एमनोटेलिक क्या होगा, अमोनिया सीक्रेट करें, क्या अमोनिया के फॉर्म। उसके बाद है यूरिकोटेलिक, तो यूरिकोटेलिक तो ठीक है, लेकिन देखिए आप कहाँ फंस जाते हैं, आप फंस जाते हैं यहाँ पर,
यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक ये यूरिया के लिए है, समझे? यूरिकोटेलिक जो है ये यूरिक एसिड के लिए है, यूरिक एसिड। ये बातें आप एनिमल में 3 तरह से एक्सक्रीशन होती है। जैसे आप देखोगे मरीन जो एनिमल्स होते हैं उसमें एमनोटेलिक होता है, यानी कि अमोनिया रिलीज होता है गैस के रूप में, ठीक है। उसके क्यों डिफ्यूज कर जाता है अमोनिया बहुत जल्दी वाटर में, और उसके बाद में मिल जाता है सोल्यूबल। उसके बाद वो क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। उसके बाद यूरिकोटेलिक तो हम जानते हैं कॉकरोच का है, और यूरियोटेलिक जो है यूरिया जो है ये प्योर यूरिया फॉर्म में ही रिलीज करते हैं। अब इसमें एक और चीज लिखा है यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, तो ये दोनों तो नहीं होता कॉकरोच में। तो कॉकरोच का आंसर यही है, लेकिन आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि, क्योंकि मैंने कहा कि आप पढ़े हो लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं दे वो, इस सेंस मैंने कहा कि बाकी सब तो आप नहीं जानते हो ये क्या है, एमिनोटेलिक क्या है, या यूरियोटेलिक क्यों कह रहे हैं इसको। तो आप यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक में कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि अचानक आएगा ना, तो अगर तीनों नहीं जानते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं पहले। The body cell in cockroach discharge the nitrogenous waste in hemophil mainly in the form of, कैसे ये लोग मैंने हेमोफिल से जो नाइट्रोजन वेस्ट लेके डिस्चार्ज करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, यूरिया फॉर्म में करते हैं? नहीं करते। कैल्शियम कार्बोनेट तो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है ही नहीं, उसको हटाइए। अमोनिया फॉर्म में करते हैं? नहीं करते हैं। बचा कि आपके पास में पोटेशियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट, ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली यही आंसर है, क्योंकि यूरेट इनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि ये पोटेशियम यूरेट को इसमें चेंज, यूरिक एसिड में चेंज करते हैं। तो पहले पोटेशियम यूरेट होता है, फिर यूरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की बात है। बच्चे तो हो सकता है होता है ना, नेग्लेक्ट करते करते नेगेट करते करते ओरिजिनल आंसर पर चले आते हैं, उस तरह से आंसर किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली आंसर करने में थोड़ी तकलीफ होगी। बताता हूँ कैसे। ये लिखा हुआ है, द बॉडी सेल इन cockroaches discharge their nitrogenous waste in the hemophil mainly in form of hemophil में जो है बॉडी सेल्स जो है, बॉडी सेल्स एक्चुअली मैं बताऊंगा कौन से सेल्स हैं, तो वो डिस्चार्ज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इन फॉर्म ऑफ क्या, तो अमोनिया तो हो नहीं सकता, मैंने कहा कि एमियोटिक नहीं है, यूरिया होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट में कह सकता हूँ कि ये तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नहीं, सिर्फ बोन्स बनते हैं, मैंने हमारे बोन्स बनते हैं, उनके भी काम में लगते हैं, ये तो मिनरल्स है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आंसर एक ऑप्शन बचता है क्या, पोटेशियम यूरेट, लेकिन ऐसा तो हमने सुना नहीं है। एक्चुअली देखिए यूरेट सेल होता है, ये लिखा हो ना बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स आर एक्चुअली यूरेट सेल्स। क्या है ये, यूरेट सेल्स। ये क्या करते हैं, ये लेते हैं यूनिट फॉर्म है, पोटेशियम यूनिट लेते हैं, ठीक है, और फिर वो चेंज करते हैं उसको किसमें, अब यूरिक एसिड में वो चेंज करते हैं उसको। अब ये यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट होता है, तो यूनिट सेल्स जो है पोटेशियम यूनिट लिए और उसको यूरिक एसिड में चेंज करके उसको, यूनिट क्या है मतलब कि जस्ट फर्स्ट जस्ट कहते हैं पेनल्टीमेट सेकेंड लास्ट पोजीशन ऑफ बिकमिंग एसिड। किसी चीज़ के एसिड बनने के पहले वो इस फॉर्म में होता है, फिर वो एसिड बनता है। तो इस तरह से पोटेशियम यूनिट यूरिक एसिड बनता है, और यूरिक एसिड फिर वो नाइट्रोजनस वेस्ट के हिसाब से रिलीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या बन जाता है, पोटेशियम यूनिट। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी बात तुमको समझाना है, एक अच्छी बात इसमें आप देखिएगा, जो कि हमारे पास भी होता है तो अच्छी बात होती है, अच्छी की बुरी पता नहीं, देखते हैं क्या। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by pairs longitudinal connectives on the ventral side. 3 ganglia lie in the thorax and 6 in the abdomen. नर्वस सिस्टम तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये नर्वस सिस्टम जो है ये सेगमेंटली अरेंज है, और गैंग्लिया देख रहे हैं, गैंग्लिया बने हुए हैं, गैंग्लियन होता है सिंगुलर एंड गैंग्लिया गैंग्लियन बना हुआ है। तो ऐसे कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया joined by pairs
लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पैड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्टेड है, चेन जैसा है ना, कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन है कनेक्टेड। तो और इसमें हम क्या देखते हैं कि ये कौन से साइड से, हम लोग वेंट्रल साइड देख रहे हैं, ये इधर वाला देख रहे हैं अभी कॉकरोच का हिस्सा, तो वेंट्रल साइड में आप देख रहे हो। तो मैं बता रहा था नर्वस सिस्टम जब बता रहा था कि आपके अलग अलग पार्ट हेमोसिल के, तो वो बता रहा था ब्लड ऐसे फ्लो करता है, तो 3 पार्ट्स मैंने बताया था। तो वो उसी तरह से ये वही था, वो लग रहा था जैसे लग रहा था ऑस्टिया नहीं था, वो यही था, नर्वस सिस्टम ही था, ठीक है, चेन जैसा। तो यहाँ पे चेन जैसे और ब्लॉक्स बीच बीच में, जिसको हम लोग गैंग्लियन कहते हैं या प्लूरल गैंग्लिया कहते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा गैंग्लिया आप देखोगे थोरैकिक रीजन में आपके 3 है, ये 3 जो है आपके कहाँ है, थोरैकिक रीजन में। और आप देखोगे इधर जो है 6 है, कितने एब्डोमेन में आपके 6 है। तो टोटल कितने थे आपके गैंग्लियन हो गए, गैंग्लिया 9 हो गए, ठीक है। तो ये 6 + 3 9 गैंग्लिया है आपके पास में। और ये ज्वाइन कैसे है, कनेक्टिव्स के द्वारा है, ऐसे पेयर्स ऑफ कनेक्टिव। ये कहाँ से देखने को मिलेगा आपको, वेंट्रल साइड से। नर्वस सिस्टम तो क्या देख रहे हो आप, पूरा स्प्रेड आउट हो गया ना एक तरह से। हमारा नर्वस सिस्टम यहीं पे बैठा हुआ है, इनका घुटनों में भी दिमाग है, कह सकते हैं ना, कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग घुटने में, इसका तो घुटना होता नहीं है, लेकिन कहते हैं सिर से लेके पेट तक उनका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम पेट में तो ज़्यादा इनका है ना, यहाँ पे बहुत कम हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसी का निकला हुआ हिस्सा है, यहाँ पे एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि वहाँ पे कोई गैंग्लियन भी, हम लोग मतलब एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है वो। नर्वस सिस्टम स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, केवल एक हिस्सा है यहाँ पे, देख रहे हो, सुप्राएसोफेगल गैंग्लियन जो ब्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, वही बस उतना ही तक है, ठीक है। वाइल द रेस्ट ऑफ द जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल या बेली साइड होता है ऑफ इस बॉडी में होता है, यहाँ पे बेली साइड वेंट्रल साइड में आप देख लो चेन के फॉर्म में बना हुआ है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राएसोफेगल, जो मैंने कहा ब्रेन जो है सुप्राएसोफेगल गैंग्लियन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हिच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। अब यहाँ से नर्व्स जो जाते हैं वो एंटीना, और ये एंटीना है, और ये कंपाउंड आइज तक ये नर्व्स जाते हैं, ताकि सेंसरी ऑर्गन्स है ना, आइज भी सेंसरी ऑर्गन है, एंटीना भी सेंसरी ऑर्गन, अपना काम कर सके नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट करके। इसके लिए यहाँ से कुछ क्या गए हुए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि सप्लाइज नर्व्स गए हैं, कहाँ से, नर्वस सिस्टम से। अब सेंस ऑर्गन्स में आप क्या पाते हैं, एंटीना है, आइज तो देख लीजिए, मैक्सिलरी पैल्प्स है, लैबियल पैल्प्स एंड सर्सी। तो मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लैबियल पैल्प्स जो आपके मुंह के जो हिस्से थे उसमें तो सेंसेशन हो जाए फूड खाना है तो, और पीछे में जो एनल सर्सी था उसमें फीलिंग आती है उसकी। ये सेंसरी ऑर्गन्स उसके हो गए, सेंस ऑर्गन्स हो गए। एक चीज़ के बारे में बताना हमको जरूरी है कि अगर किसी कारण से कभी कॉकरोच आपने देखा, कॉकरोच के आप सिर को आपने मार कर छोड़ दिया है, मार के, ठीक है, तो हमारा सिर फोड़ देते तो क्या होता है, इंसान मर जाएगा। हम लोग एक गोली मारता है कोई गुंडा तो कोशिश करता है दिल पे मारना है या दिमाग पर मारना है, यहाँ पे सिर पे, मतलब सिर पर ठोक दूंगा, क्योंकि जानता है कि सिर पर मारने के बाद में बचेगा नहीं इंसान। ये जो है जानवर, ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसके सिर पर गोली आप मार दोगे तभी भी ये कम से कम 1 सप्ताह जिंदा रहेगा। अब ये क्यों जिंदा है, कुछ दिनों तक जिंदा तो रहेगा ही, जरूर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा पार्ट वहाँ पे हेड में, ब्रेन का, ठीक है ना, उसका नर्वस सिस्टम पूरा फैला हुआ है पूरे बॉडी में, तो उसका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। जब तक वो पूरा सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, तब तक तो ये मैकेनिज्म चलाता रहेगा। इस तरह सिर कुचलने के बावजूद भी कॉकरोच काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। ये स्पेशल इसकी क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक है। मैं इसी के बारे में कह रहे थे कि हमारे पास होता तो अच्छा होता है या बुरा होता। मैं तो समझता हूँ बुरा होता, क्योंकि एक तो इंजर्ड इंसान मरेगा ही, तो तरफ तरफ क्यों मरना, उससे अच्छा एक शॉट में मर जाना ज़्यादा अच्छा है ना। तो इनके लिए ये अभिशाप ही कहेंगे, गुण तो नहीं कहेंगे, वरदान नहीं कहेंगे। अब चलते हम चले आते कॉम्पाउंड आइज के बारे में। कॉम्पाउंड आइज क्या, बार बार पढ़ रहे कॉम्पाउंड आइज, ठीक है, इसके पास क्या है, कॉम्पाउंड आइज। कॉम्पाउंड आइज क्या होता है हम समझाएंगे थोड़ा सा आपको। कॉम्पाउंड आइज इज सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। डॉर्सल माने थोड़ा सा आपके पीठ की तरफ ऐसे हो जाता है इधर, तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, एंड ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडिया,
ठीक है, सिंगुलर उसका है ओमाटीडियम। तो विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटीडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। ये नॉक्टरल विजन के लिए काम बहुत अच्छा आता है। होता क्या है कि देखिए इसके जो आई देख रहे हैं आप ना, इसको मैं इनलार्ज किया हूँ, देखिए मैग्नीफाई किया हूँ, देख रहे हैं बहुत सारे छोटे 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 हेक्सागोनल, यहाँ पे आप हेक्सागोनल शेप देखिए, हेक्सागोनल समझते हैं आप, 6 साइडेड फिगर ऐसे हेक्सागोनल, ठीक है। इसको इनलार्ज किया तो आप देखो बहुत सारे हेक्सागोनल आइज हैं, छोटे छोटे से। आइज नहीं कहेंगे उनको हम लोग, ओमाटीडियम कहते हैं, ईच को ओमाटीडियम कहते हैं और सारे को मिला कहेंगे ओमाटीडिया कहेंगे। हेक्सागोनल शेप होता है ये, करीब करीब एक आंख में आपको 2000 मिलेंगे ऐसे ओमाटीडिया। और इसको और भी इनलार्ज करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा, सेंसरी ऑर्गन नर्व से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम से। और ये है हेक्सागोनल ओमाटीडिया। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, फिगर्स बहुत सारे बन जाते हैं। हमारी लेंस एक जगह काम नहीं किया तो हम नहीं देख पाए, लेकिन वो चारों तरफ इधर से बहुत सारे पिक्चर्स ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट में बहुत सारे फोटोज आ जाते हैं उनके। इससे क्या होता है, वो झट से समझ जाते हैं कुछ है सामने, तो कुछ है, तो वो सेंसिटिविटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन रेजोल्यूशन क्वालिटी जो फोटो की होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको चाहिए नाइट विजन के लिए। नाइट विजन में केवल पता चल जाए कुछ है वहाँ पे तो उनका काम बन जाता है। उनको नहीं चाहिए कि ये सुंदर है खराब है, बस होना चाहिए कि कोई कोई मूव कर रहा है कि नहीं, कुछ है कि नहीं जो डेंजर है, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना जो कि हमारे काम का है। वो सब जांच करने के लिए रात के समय ये जो ओमाटीडिया वाले ग्रुप्स हैं, यानी 2000 करके एक एक आपके आई में कंपाउंड आई बनाते हैं। एक आई में 2000 आई समझ लीजिए, तो 4000 आइज आपके हो गए ना, एक दो आइज में, इसको इसी से कहते हैं कंपाउंड आइज। तो इसके द्वारा क्या होता है, उनकी मोजाइक विजन होती है, ये जो कि नॉक्टरल विजन के काम में आता है। नॉक्टरल माने नाइट विजन के काम में आता है। और इसमें मोजाइक विजन अगर पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोजाइक विजन बताइए, तो क्या आप कहोगे, उसमें सेंसिटिविटी जो ज़्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन लो होती है, कमजोर होती है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखें क्या क्वेश्चन है। तो इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, क्यों रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। ना, ये तो गलत है। The head holds a small portion of the nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body। ये तो बात सही हो गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। मैं यही समझा रहा था कि अगर सिर कुचल दिया जाए उसका तभी भी कुछ दिनों तक वो जिंदा रहेगा, लेकिन तरफ तरफ में मरेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो कॉकरोच जो है ये डायोसिस है। डायोसिस मतलब इसके मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि एक मेल कॉकरोच होगा, दूसरा एक फीमेल कॉकरोच होगी। मेल कॉकरोच हम लोग समझ गए, जिसके पास एनिल स्टाइल होगा वो मेल कॉकरोच होगा, जिसके पास नहीं है वो फीमेल होगी। तो हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पहले सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, one lying on each lateral side of the 4th to 6th abdominal segment. From each testis arises thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into male gonophore, situated on the ventral to the anus. अब समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक समझिए 4 to 6 का आ गया, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। यहाँ पे आपको लैटरल साइड में टेस्टिस मिल रहा है, यहाँ पे भी टेस्टिस आपको मिलेगा। ये टेस्टिस है, ये सारे के सारे ये टेस्टिस समझ लीजिए। अब ये जो टेस्टिस, ये पूरा टेस्टिस समझ लीजिए, ये जो है आप देख रहे हो ये टेस्टिस है। अब इसके बाद में टेस्टिस क्या करता है, ये वहाँ से राइज होता है वास डिफरेंस। ये जो आप देख रहे हो ये है वास डिफरेंस। क्या है ये, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या करता है, कहाँ खुलता है जाके, तो सिग्नल वेसिकल्स, सिग्नल वेसिकल में। ये है सिग्नल वेसिकल, ये क्या है, सिग्नल वेसिकल। तो देखिए यहाँ पे टेस्टिस ये हो गया, ये टेस्टिस हो गया आपका, ये वास डिफरेंस हो गया, ये हो गया सिग्नल वेसिकल। इसमें आके वो दे देता है और फिर जो है इसको हम फिर से इसमें आता है। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। दो है, देखिए दोनों तरफ के हैं, इधर का एक, इधर का, इधर से इधर। इजैक्यूलेटरी डक्ट,
और ये क्या होता है, ये जाके खुलता है कहाँ पे आपका, यहाँ पर मेल गोनोफोर, ठीक है, गोनोफोर में खुलता है ये। और ये कहाँ है, जस्ट वेंट्रल टू द एनस, कहाँ पाया जाता है ये, जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डिस्टिंक्शन करने के लिए ये भी दिया गया कि एनल इसकी टर्सी होती है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको समझना है कि पोर माने पोर होता है, पोर माने छेद होता है, उसमें छेद से स्पर्म बाहर निकल आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। तो ये जो वेसिकल था, यहाँ पे आप देखिएगा, ये सिमिलर वेसिकल एक मशरूम जैसे ग्लैंड यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो 6th 7th एब्डोमेन में आप देखते हो ये क्या है, सेगमेंट में आपको मशरूम शेप ग्लैंड मिलता है विच फंक्शंस एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये मशरूम शेप ग्लैंड जो देख रहे हो, ये क्या काम करता है, ये एक्सेसरी एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के हिसाब से काम करता है। बस ये आपको जानना है उसके बारे में। और द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमेर, जो कि काइटेनियस असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सराउंडिंग द मेल गोनोपोड। तो एक्सटर्नल जेनिटल, ये तो पोड हो गया, छेद हो गया, छेद के बाहर बाहर महसूस होने वाला कुछ होना चाहिए जो फीमेल का ऑर्गन का होना चाहिए, तो वो है आपका मेल गोनापोफाइसिस, जिसको कि हम लोग फैलोमेर भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे फैलोमेर लिखा हुआ है, फैलोमेर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फैलोमेर, तो राइट फैलोमेर ये हो गया है, लेफ्ट फैलोमेर ये हो गया है, उस तरह से हम लोग देखते हैं। वेंट्रल फैलोमेर भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है, जस्ट कहाँ सराउंड कर रहे हैं लोग, ये सराउंड कर रहे हैं मेल गोनोपोड, जो छेद है, जो पोड है, उस तरह ऐसे एक पैडिंग समझ लीजिए है, जो कि समझा महसूस करवाता है कि यहाँ पे पोड है, मेल इजैकुएशन जहाँ से होगा स्पर्म का, तो ये उनका एक स्ट्रक्चर है। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन seminal vesicles and are glued together to form bundles called spermatopores. तो यहाँ पे जो seminal vesicles है, यहाँ पे देखिएगा ये स्पर्म्स आकर इसको पैकिंग की जाती है, मैंने फ्लो नहीं करते हैं, या ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिंगुलर चलते हैं, सिंगुलर नहीं चलते हैं, इनको फॉर्म ऑफ बंडल्स बनाया जाता है, इनको बंडल्स यहाँ पे पैकिंग की जाती है, तब इनको यहाँ से फ्लो करवाया जाता है, और ये पैकिंग के फॉर्म में ही डिस्चार्ज होते हैं। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये डिस्चार्ज होते हैं पैकिंग के फॉर्म में स्पर्म्स, इसको पैकिंग कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स। जो पैकिंग ऑफ स्पर्म्स है, पैकिंग ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। क्या पैक्ड स्पर्म्स जो होंगे उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है, पैकिंग की गई है, तो बंडल्स में बना दिया, यानी पैक्ड, मैंने कहते हैं पैक्ड बंडल्स लिख देते हैं ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझिए, कॉपुलेशन जब होगा तो ये आपको सिंगुलर फॉर्म में स्पर्म्स नहीं निकलते हैं, बंडल्स में निकलते हैं, जिसको स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखें क्या क्वेश्चन निकलता है। तो इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो हम लोग अभी तो देखें सिमिनल वेसिकल्स में ये पैकिंग किए जाते हैं स्टोर करके ना, वहाँ पे बंडल बनता है, तो स्टोर होता है आपका सिमिनल वेसिकल्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, 2 लार्ज ओवरीज यहाँ पे हैं, जो कि ये भी लैटरली होते हैं, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे था आपका मेल में क्या था, टेस्टिस, वो 4th to 6th सेगमेंट तक था एब्डोमेन का। ये जो है ये 2nd to 6th बहुत दूर तक हो गया ना, 2nd 2 3 4 5 6 5 सेगमेंट्स हो गए, वहाँ पे 4 5 6 3 सेगमेंट्स पे पहले हुआ था। ईच ओवरी इज फाउंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जो ओवेरियोल्स भी कह सकते हैं, ये ट्यूब्यूल्स से बने हुए हैं, देख रहे हैं ना, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स से बनके ओवरी बनते हैं ये। तो इन ओव्यूल्स, इसमें क्या चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा एग्स बन रहे हैं, धीरे धीरे इसमें चेन ऑफ ओवा आप देख पा रहे हो बन रहे हैं, और फिर वो एग चेम्बर यहाँ पे चले आते हैं वो लोग। तो ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वजाइना विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेम्बर। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो एग बन गया,
एक चेम्बर हो गया इसका, किसका, ओवरी का। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ से ट्यूब शुरू हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे ईच ओवरी का ये ओविडक्ट है, यानी पाइप है, और ये एक कॉमन पाइप बन जाता है यहाँ पे। कॉमन पाइप को हम लोग यहाँ पे कहते हैं, या तो हम लोग उसको कॉमन ओविडक्ट कह सकते हैं या मीडियन ओविडक्ट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है क्या, इसका दूसरा नाम है आपका वजाइना। क्या है, वजाइना। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल यहाँ से आपका क्या स्पर्म जाएगा, स्पर्म नहीं जाता है, क्या जाता है फिर, स्पर्मेटोफोर्स जाते हैं, ठीक है, स्पर्म का बंडल जाता है। अब यहाँ पे जाता है तो चला गया, ठीक है। पहले तो हम बता दें वो स्पर्म का जो बनता है बंडल कहाँ बनता है, और पेयर ऑफ स्पर्मेथेका जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेम्बर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेयर, यहाँ पे 6th चेम्बर पर पेयर ऑफ क्या है आपका, स्पर्मेथेका है। देखिए यहाँ पर देखोगे पेयर ऑफ स्पर्मेथेका है। थेका मैंने स्पर्म को इकट्ठा करने वाला एक जगह है, दो एक पैर है, दोनों तरफ के हैं। तो क्योंकि इधर से भी एग आएगा, इधर से भी एग आएगा, तो इधर से स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, इधर इधर करेंगे। पेयर ऑफ स्पर्मेथेका देखते हैं, दोनों तरफ एक एक होता है वजाइना के दो तरफ, तो स्पर्मेथेका मिलता है। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म्स तो आगे स्पर्मेटोफोर्स से आए और फिर उसमें से स्पर्म्स निकल के स्पर्मेथेका में चले, कहाँ के चले गए, स्पर्मेथेका में चले गए। स्पर्मेथेका इज द पार्ट कह सकते हो जहाँ पे स्पर्म जाके पहुँच जाते हैं, कहाँ से, बाय थ्रू द वजाइना। अब ये जैसे जाएंगे तो यहाँ से ओविडक्ट में क्या आया था, एग आया था, तो ये क्या होगा, एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्पर्म जाएगा तो एग को फर्टिलाइज करेंगे, यानी ये एग्स जो है ये इनकेस्ड हो जाते हैं, कवरिंग हो जाते हैं इनटू कैप्सूल्स। कैप्सूल्स कहते हैं ऊथिके, क्या कहते हैं, ऊथिके कहते हैं। ऊथिके कैसे देखने में होता है, एक डार्क रेडिश कलर का होता है या ब्लैकिश ब्राउन होता है कैप्सूल, जिसका साइज जो होता है 3/8 इंच, यानी कि 8 मिलीमीटर के लंबाई के हिसाब से होता है। ऐसे लगता है बॉक्स जैसा कोई चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ है, देखा हो गया आप, बोलो छोड़ देते हैं कहीं, है जहाँ फिर से वहाँ से निकलेंगे कॉकरोच पैदा हो गए, वो तो फर्टिलाइज है। तो दे ड्रॉप, these are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity near food source. On an average, female produce 9 to 10 ऐसे आपके 9 to 10 ऊथिके ये लोग तैयार करते हैं। एक फीमेल जो है 9 से 10 ऊथिके तैयार करती है, ठीक है। अब ऊथिके में इसके भीतर जो नंबर ऑफ एग्स होंगे वो होंगे 14 to 16, कितने, 14 to 16 एग्स होंगे। ये क्या है, ये है आपका ऊथिके, माने एक बॉक्स और भी ऐसे एक बॉक्स, फिर एक और बॉक्स, ये जो है ये सब ऊथिके का संख्या है। ये क्या है, ऊथिके का संख्या 9 से 10, और ईच ऊथिके में इसमें भी 14 to 16 होगा, 14 to 16 एग्स, इसमें भी 14 to 16 एग्स होंगे। इस तरह से ये क्या करते हैं, ऊथिके को कहीं ड्रॉप कर देते हैं जहाँ ह्यूमिड होता है, फूड अवेलेबल होगी, ताकि अंडे जो है जब हैच होंगे तो उससे उसके बच्चे को खाना मिल सके, और ह्यूमिड होगा तो वो उसमें आराम से रह सकेगा, क्योंकि उसकी एक इन्वायरमेंट होती है, तो उनकी ह्यूमिड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रहते हैं। कौन, कॉकरोच। अब हम लोग देखेंगे कॉकरोच का लाइफ साइकिल तो कैसा होता है, इसका डेवलपमेंट, इसका पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस मतलब एक इंटरमीडिएट, पोरोमेटाबोलस मतलब हो गया कि देखिए इस हम लोग कहते हैं कि जैसे कि आप बटरफ्लाई लीजिए, तो उसमें आप देखोगे कि उसके 4 स्टेजेस होते हैं लाइफ के, एक एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, प्यूपा होता है, एंड वो फिर क्या होता है, एडल्ट होता है, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए ये एग कैसे होता है ऊथिके में, देखिए देखिए कितना अच्छा से फिगर दिया हुआ, देख रहे, ड्रॉप किया हुआ है, ऐसे ड्रॉप कर देते हैं एग को। और अब इसमें क्या होता है, एग तो होगा, और उसके बाद वो अगर एग से कोई और स्टेज में नहीं जाते, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कहलाएगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेगी। लेकिन इसमें क्या ना, ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट भी नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट भी नहीं कह सकते। ये हम क्या देख रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ अमेरिकन कॉकरोच ही देख रहे हैं। तो इसका नाम है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना कहते हैं उसको। पेरिप्लैनेटा जो क्या हो गया, उसका जीनस नाम हो गया, अमेरिकाना उसका
क्या हो गया, स्पीशीज नाम हो गया। स्पीशीज का नाम कभी भी कैपिटल में नहीं होता है, इसलिए ये स्मॉल ए से होगा, ठीक है। तो एक देखिए क्या होता है कि एग तो ले कर दिया उसने, कैसे उथीके में, इसमें कितने एग्स हैं, इसमें 14 to 16 एग्स है, ठीक है। ऐसे उथीके कितने उसने रिलीज किए, तो 9 to 10। अब ये जो है एक इंसेक्ट जैसा चीज निकले, हैच आउट होगा, उस इंसेक्ट में इसमें थोड़ी सी अंतर होती है, इसमें एडल्ट में और इसमें थोड़ी सी अंतर होती है, बच्चे में और एडल्ट में। वो थोड़ी सी अंतर क्या है वो हम देखेंगे, उसी चलते इसको कहते हैं, इसका जो डेवलपमेंट उसको हम लोग ऑरो मेटाबोलिस कहते हैं। यानी कि एक जो यंग जो है, यानी कि बच्चा जो है, उसको हम लोग कॉकरोच नहीं कहते हैं, निम्फ कहते हैं। निम्फ क्यों कहते हैं वो मैं बता दूं, इसमें किसी भी स्टेज में इसके पास में कहीं आपको विंग्स नहीं मिलेंगे। विंग्स केवल लास्ट स्टेज यानी कि एडल्ट स्टेज में ही विंग होता है, बाकी सब देखने में कॉकरोच जैसे होंगे, छोटे छोटे, लेकिन किसी के पास उड़ने वाली विंग्स नहीं होगी। हाँ, सेकेंड लास्ट स्टेज में विंग पैड तैयार हो जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, थोड़ा सा पैड जैसा चीज तैयार हो गया है, लेकिन विंग नहीं होते अभी। विंग होंगे तो वो एडल्ट हो गए। तो यही जो है डिफरेंस, उसी चलते हम लोग उसको कहते हैं ऑरोमेटाबोलस, द डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज कहते हैं। निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट, देखने में देखिए कॉकरोच जैसा ही लग रहा है। निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स, मोल्टिंग करता है, अपने बॉडी को छोड़ता है, फिर साइज बढ़ता है, ऊपर का स्केलेटन के छोड़ते 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 वो बड़ा होते जाता है। मोल्टिंग कितनी बार करता है, करीब करीब 13 बार ऐसे मोल्टिंग करता है, तब जाके एडल्ट फॉर्म होती है। अब डिफरेंस क्या है निम्फ में और कॉकरोच में, मैंने क्या बताया कि विंग्स का डिफरेंस है। निम्फ में विंग नहीं होता है, एडल्ट में विंग होता है। मैंने ये भी कहा कि लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेज यानी कि जब लास्ट स्टेज जो होता है निम्फ का, उसमें तैयार होने की वर्ड में आता है विंग, लेकिन विंग नहीं होता, खाली विंग पैड्स बनते हैं। तो सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज जो होगा उसमें विंग पैड्स आने लगते हैं, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। सेकेंड लास्ट निम्फल स्टेज जो है वो जो है उसमें आप देखोगे विंग पैड्स देखोगे, लेकिन विंग्स नहीं देखो। विंग्स आप केवल एडल्ट ही इसमें कॉकरोच में पाओगे। अब यही था, मैंने कॉकरोच के बारे में पूरा मैं बता दिया, अब जनरल बात बता देता हूँ। Many species of cockroaches are wild and are no economic importance. Wild माने झाड़ी में पाए जाते हैं, नाले में पाए जाते हैं, तो वाइल्ड हो गए वो लोग, किसी काम के नहीं है एक तरह से, और कोई भी काम के नहीं है एक्चुअली, कॉकरोच काम के होते नहीं है। few species thrive in and around human habitat. ये कुछ लोग जो है कि कुछ इसमें कॉकरोच जो है हमारे आसपास रहते हैं, ह्यूमन के आसपास रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे खाने को नष्ट करते हैं, तो दे आर पेस्ट्स। उनको क्या कहेंगे, पेस्ट है ना, हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड एंड कॉन्टेमिनेट इट विथ देयर स्मेली एक्सक्रीटा, उसमें खाना भी खाते हैं और गंदगी अपना उसी में छोड़ देते हैं, तो हमारे खाने लायक तो रह नहीं जाता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, सड़ता भी है, गलता भी है, और हमको नुकसान भी पहुंचाता है। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कॉन्टेमिनेटिंग फूड मटेरियल, हमारे फूड मटेरियल को कॉन्टेमिनेट करके वो वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज भी फैलाते हैं। इस तरह से हमारे किसी काम के ये कॉकरोच है नहीं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, कॉकरोच हमसे भी पुराने हैं, ये एडेप्टिबिलिटी इनकी इतनी अच्छी है। तो आप देखिए, आप बचपन से देखोगे अभी तक अलग अलग तरह के हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं कॉकरोच के लिए, लेकिन कॉकरोच फिर उसको अडेप्ट कर लेता है और फिर नए केमिकल्स को तैयार करता है, वो उससे रेजिस्टेंट बन जाता है। इतनी ज़्यादा एडेप्टिबिलिटी होने के चलते ये कॉकरोच हर जगह पाया जाता है एंड बहुत जुगों से पाया जाता है। अब इस लेसन के कंक्लूडिंग पार्ट्स के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए, चलिए करते हैं। क्या क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट खोजना, याद रखिए, रॉन्ग, ठीक है, क्या खोजना है, रॉन्ग आंसर खोजना है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच देखते हैं। हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स का मतलब क्या होता है, टंग होता है, क्या होता है, टंग। टंग लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स, ये तो सही है। उसके बाद इन फीमेल 7th to 9th sterna टुगेदर फॉर्म द जेनिटल पाउच, ये भी सही है। 10th abdominal segment in both sexes bear anal cerci, हाँ राइट है। तो रॉन्ग क्या बचा, रिंग ऑफ गैस्ट्रिक के इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, नहीं होगा, ये फोर गट एंड मिड गट होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे गलत है ये, तो ये गलत है, चूंकि
तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये मैच करें पहले। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड प्रोवेंटिकुलस लिखा हुआ है, ये एक्चुअली क्या है? इजर्ट, ठीक है। ये क्या करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड करता है। तो ये बन गया आपका 1 का 3, 1 का 3, एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये डी ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट होगा। और भी चेक कर लेते हैं। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, तो हेपाटिक कैकी, तो 2 का 1, ठीक है। 10 पेयर्स, 10 पेयर्स क्या हुआ? स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स क्या है? 10 पेयर्स स्पाइरिकल्स, 3 नंबर का 4 नंबर, ठीक है। एनल सर्सी, एनल सर्सी 10th सेगमेंट मिलता है, लास्ट सेगमेंट में एब्डोमेन के, तो वो हो गया 4 का 2, 4 का 2, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। वेरी इजी था। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने तो आपको समझाने के लिए किया, एक चॉइस अगर कॉन्फिडेंट आप है, अगर एक आपने मैच किया और चेक कर लिया आंसर, तो आपका आंसर मिल जाता है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, माने कॉकरोच सिंपल कह रहा है, ठीक है ना। तो विच वन इज नॉट प्रेजेंट, बोल रहे नॉट प्रेजेंट, फिर हमको प्रेजेंट वाला नहीं खोजना है। तो सीकोज कोलम एज बॉडी कैविटी, तो ये देखते हैं इसको। इनडिटर्मिनेंट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, इतना कुछ तो दिया ही वाला तो नहीं समझ में आ रहा। एक्सोसेल कॉन्सेप्ट ऑफ, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन फिर भी मेटाबॉलिक सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग लग रहा है, इसलिए मैं इसको नॉट प्रेजेंट दे रहा हूँ। वैसे ये देखिए 2016 का था, 2016 में थोड़े पेपर हार्ड आए थे। ये क्या था, पहले तो एनटीए सेट नहीं करता था पेपर, तो बाहर से भी कुछ नॉलेज एक्यूमुलेट कर दिया जाता था क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें आंसर जो है आपका ये बनता है कि एम्ब्रायनिक स्टेज के बारे में आप नहीं पढ़ते ना, कहाँ उसका एम्ब्रायनिक क्लीवेज कहाँ होता है, हमारे जैसे बच्चा जैसे एम्ब्रायनिक स्टेज कहाँ होता है, ऐसा एम्ब्रायनिक स्टेज तो एग बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है ना डेवलपमेंट। यही वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस। तो मैल्पियन ट्यूब विल कन्वर्ट नाइट्रोजन वेस्ट इनटू यूरिया, नहीं यूरिक एसिड होना चाहिए था, ठीक है। मेल बेयर शॉर्ट एनल स्टाइल्स नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, से तो बैठ गया, तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ डॉर्सल, डॉर्सल नहीं होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद है 4 विंग्स आर टेगमिना विच आर यूज फॉर फ्लाइट, नॉट यूज फॉर फ्लाइट। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया, यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। द एक्सटर्नल चेंजेस आर विजुअल आफ्टर द लास्ट मोल्ड ऑफ, जो एक्सटर्नल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं लास्ट मोल्ड ऑफ कॉकरोच निम्फ, उसमें क्या होता है? तो वो होगा 4 विंग एंड पूरे पूरे विंग, हाइंड 2 विंग होते हैं, 4 विंग एंड हाइंड विंग। निम्फ और एडल्ट में क्या अंतर है? विंग्स का ही तो अंतर है। वही एक्सटर्नल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ निम्फ और आपके एडल्ट में। यही था आंसर आपका। इसी के साथ आज का लेसन समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रॉग करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्नीजीत को। और एक और बात क्या है कि डेस्नीजीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्नीजीत।